आज की कहानी है इंग्लैंड से दिव्या माथुर की 2050। सुनिए वैदेही के स्वर में। ऋचा की आंखों में उच्च वर्ग का सा इस्पात उतर आया। एक बारगी उसे लगा कि वह भी इस्पात में ढल सकती है। गंवार लोग ही रोते हैं। उच्च वर्ग के लोगों के सपाट चेहरों पर कभी देखा है किसी ने कोई उल्लास अथवा उदासी? यह लौ युग है, यंत्रों और तंत्रों से संचालित। यहाँ भावनाओं का क्या अर्थ? कितने लोग बच्चे हैं जो जरा जरा सी बात पर उद्वेलित हो जाते हैं। मुझे एक बच्चा चाहिए, अपना बच्चा, जीता जागता, जिसे मैं छाती से लगा सकूं, अपना दूध पिला सकूं। ऋचा के इन जज्बाती दौरों से वे तिलमिला गया था। उसे डर लगा था कि यदि समाज सुधार सुरक्षा परिषद को ऋचा के दौरों की भनक भी लग गई तो उनके आवेदन पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगकर रह जाएगा। ऋचा, अपने को संभालो, तुम तो हमारे लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दोगी। बच्चे की इजाज़त मिलना तो दूर, कहीं हम अपने वैवाहिक जीवन से भी न हाथ धो बैठे। वेद ने प्लास्टिक का बड़ा सा गुड्डा उसकी गोदी में डालते हुए कहा, मैं क्या बच्चा हूँ वेद, जो तुम मुझे इस गुड्डे से बहला रहे हो? गुड्डे को वापस वेद पर फेंकते हुए ऋचा चीखी और बिस्तर में घुसकर उसने लिहाफ से अपने को अच्छे से लपेट लिया। परेशान और पशेमान वेद उसके सिरहाने बैठ गया। तो तुम ही बताओ ऋचा कि हम क्या करें? क्या मेरा मन नहीं चाहता कि मैं पिता बनूं? माँ इतनी बीमार हैं किंतु फिर भी उन्होंने दादी बनने की आशा नहीं छोड़ी है। मैं क्या करूं वेद, मैं अपने ऊपर बिल्कुल अंकुश नहीं रख पा रही। बेबस ऋचा ने लिहाफ में से सिर निकाल कर कहा, तुम तो जानती हो ऋचा कि हमारे जैसे हजारों लोग हैं जिनके आवेदन पत्र कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं। कम से कम हमारा आवेदन रद्द नहीं किया गया है। हिम्मत रखो, भरे मन से वेद ने कहा। हालांकि वह जानता था कि समाज सुरक्षा परिषद से उम्मीद करना बेकार था। उसे फिर से पढ़ाई रटाई शुरू करना असंभव लग रहा था। इस महंगाई में ट्यूशन के पैसे निकालना क्या आसान था? यदि सुरक्षा परिषद के बचत खाते में से वह पैसे निकाल ले तो बच्चे के लिए उनका आवेदन रद्द किया जा सकता था। सुनो इच्चा, यदि तुम एक बड़े आईक्यू वाले के साथ शादी कर लो तो बच्चा पैदा करने के लिए तुम्हें झट इजाज़त मिल जाएगी। वेद बड़ी संजीदगी के साथ बोला। वह ऋचा की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। ऋचा के बदन में मानो आग सी लग गई। वह थोड़ी देर तक चुप बैठी, गुस्से में उसे घूरती रही। फिर एकाएक उसकी आंखें चमकने लगीं। वेद, क्यों ना हम दोनों किन्हीं ऐसे दो लोगों से शादी कर लें जो टेस्ट पास कर चुके हों। हमारे जैसे सैकड़ों जोड़े होंगे जिनमें से एक में कुछ कमी होगी। बच्चे पैदा करने के बाद हम वापस अपने अपने घर लौट जाएंगे। मजे में दो जोड़ों की प्रॉब्लम सॉल्व। वह बिस्तर पर खुशी से उछलने लगी, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। ऋचा, कुछ तो सोच के बोला करो। यह संभव है। इस तंत्र से लड़ने का बस यही एक लूप होल है। यू आर मार्वलस वेद। ऋचा वेद को चूमते हुए बोली, तुम्हारा मतलब है कि हम एक दूसरे से तलाक लें, अपने लिए हाई आईक्यू वाले साथी ढूंढें, झूठा विवाह रचाएं, समाज सुरक्षा परिषद की इजाज़त मिल जाए तो बच्चे पैदा करें, तलाक लें और फिर से शादी करके वापस अपने अपने घरों में लौट जाएं एंड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। सिंपल। वह बिस्तर पर खड़ी होकर नाचने लगी। वेद ने उसे यूं देखा कि जैसे वो पागल हो गई थी। तुम्हें लगता है कि सुरक्षा परिषद चुपचाप बैठी तुम्हें ये सब करने देगी? क्यों नहीं? माना कि हमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, माँ तक को नहीं। वह अपने होठों पर उंगली रखते हुए बोली, यू नो ऋचा, यू आर क्रेजी। हवा में हाथ लहराता वेद खड़ा हो गया। हाँ, मैं बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम बोलो, हिम्मत है?
आंखों में आंखें डालते हुए ऋचा ने वेद से पूछा। उसके चेहरे पर एक एक भाव पढ़ा जा सकता था। वह और सुरक्षा परिषद से टक्कर लेगी? 1 मिनट में वे उसे ताड़ जाएंगे। तुम सोच रहे हो कि हम सच पर पर्दा नहीं डाल पाएंगे, है ना? तुम ही कह रही थी कि हम हाड़ मास के लोग इस बात के नहीं बन पाएंगे। प्रैक्टिस से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आंखें खाली कर लो, चेहरे के भावों को छिपा लो। अब बताओ मैं क्या सोच रही हूँ? ऋचा ने अपने चेहरे को सपाट करते हुए वेद से पूछा। यही कि तुम बहुत कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी आंखों में चित्र जल्दी जल्दी पलट रहे हैं। तुम्हारी ये भोली भाली अदा वे झट ताड़ जाएंगे। हम दोनों ही नहीं, चारों के चारों जेल में बैठे होंगे। गुस्से में एक बार फिर ऋचा बिस्तर में घुस गई और वेद उसे समझाने लगा कि उसकी योजना व्यवहारिक नहीं थी। ऋचा, हम सबके डीएनए परिषद के पास सुरक्षित हैं। प्रेग्नेंट औरतों पर अधिकारी ढेरों टेस्ट करते हैं। उनके पास आधुनिक तकनीकें हैं। उन्हें साफ पता चल जाएगा कि नवजात बच्चा किस जोड़े का है। वेद, यू आर पैरानॉइड। हमारे पास कोई चारा नहीं है। मैं कल परिषद के पास ही जा रही हूँ। यदि अधिकारी हमारे आवेदन पत्र पर पुनः विचार करने को राजी नहीं होते तो वादा करो वेद कि कल हम शाम को ही अपने गुप्त वेबसाइट खोल लेंगे। देखना कैसे रातों रात सैकड़ों लाचार जोड़े हमसे आ जुड़ेंगे। इस झगड़े में पड़ने से तो अच्छा है कि हम स्पर्म बैंक की सहायता स्वीकार कर लें। वेद के दिल और दिमाग में एक जोरदार बहस चल रही थी कि ऋचा की इस सनक में उसका साथ दे कि नहीं। तुम भी क्या बात करते हो? तुम्ही ने तो कहा था कि स्पर्म से पैदा हुए बच्चे अपने थोड़ा ही होंगे, वे गोरे लगेंगे। ऋचा तड़ाक से बोल उठी। आंखों और बालों का रंग, कद काठी तो हम चुन ही सकते हैं, और वे चाहे मेरे गर्भ में किसी का भी स्पर्म इंजेक्ट कर दें। ऋचा, तुम जानती तो हो कि 100% ऐसा नहीं होता, और फिर बच्चे में तुम्हारे भी तो जीन्स होंगे। वेद ने उसे समझाने का प्रयत्न किया। इस बात की तुम कोई गारंटी दे सकते हो क्या? ऋचा वेद के साथ विवाद की मनोस्थिति में नहीं थी। परिषद चाहती थी कि उनके स्पर्म बैंक का उपयोग अधिक से अधिक हो। अधिकतर एशियन जोड़े स्पर्म प्रेगनेंसी के खिलाफ थे। परिषद ऋचा को मुफ्त में स्पर्म देने के लिए भी तैयार थी, पर वेद को लगा था कि जब उसका स्पर्म अच्छा खासा स्वस्थ था तो वे विदेशी स्पर्म क्यों खरीदे। युवक युवतियों को गर्भ निरोधक गोलियां बचपन से ही उपलब्ध थी, पर फिर भी उनका प्रयोग आम नहीं था। परिषद ने लोगों के मन में ऐसा डर बिठा दिया था कि जब तक वे बच्चे के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध न हो, गर्भ धारण न किया जाए। बहुत सी बीमारियां आज भी लाइलाज थीं। एक्जिमा से ग्रस्त व्यक्ति को कड़ी निगरानी के अंदर बच्चा पैदा करने की इजाज़त इस शर्त पर मिल सकती थी कि दंपति पूरा खर्चा उठाएंगे, जो केवल पैसे वालों के बस की ही बात थी, जिन्हें अन्य कई नियमों का भी पालन करना होगा। पहले गर्भ को गिरवाना होगा और दूसरे गर्भ के दौरान शोधकर्ता की हर आज्ञा का पालन करना होगा। वेद रिसर्च सेंटर में काम करता था, जहां मिश्रित जोड़ों और उनके बच्चों पर रिसर्च की जा रही थी। पाकिस्तानी और अफ्रीकी मूल के जोड़ों पर प्रतिबंध लगाने के नियमों पर विचारों के आदान प्रदान के लिए आज सुबह एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसकी वजह से वे ऋचा के साथ परिषद के दफ्तर जाने में असमर्थ था। सुबह सुबह ऋचा खूब जोर शोर से तैयार हुई। जरी वाली फिरोजी नई कुर्ती, टाइट जीन्स और कानों में चांदी के लंबे लंबे बुंदों से सजी धजी ऋचा परिषद के दफ्तर में बड़ी उम्मीद से बैठी थी कि जैसे कि वह अधिकारियों को अपनी स्मार्टनेस और सकारात्मकता से ही रिझा लेगी। सरकार और समाज सुरक्षा परिषद ठीक ही तो चाहती थी कि इस देश के हर व्यक्ति और हर चीज को उत्तम, श्रेष्ठ और पूर्ण होना चाहिए। मौसम खुशगवार था, और होता भी क्यों नहीं।
बादल और बारिश अब मौसम विभाग के हाथ में जो थे। बारिश का प्रयोजन अधिकतर रात को ही होता था ताकि लोगों की दिनचर्या में कोई बाधा ना आए। कतारों में बनी समरूप क्यारियों में उत्तम श्रेणी के फूल खिले थे। पेड़ों की ऊंचाई, चौड़ाई और घनता सब एक रूप थी। मजाल था कि एक पेड़ अगले पेड़ से थोड़ा सा ऊंचा हो या घास का एक तिनका जरा सा सिर उठा ले। मखमली सड़कों पर लगता था कि लोग कार में नहीं, उड़न खटोले में सफर कर रहे हों। ऋचा के कदम बहकने लगे और अचानक वह एक बहुत ही पुराना गीत गुनगुना उठी। मौसम है आशिकाना। दूर से आती हुई बस देखी तो बिना गंतव्य स्थान देखे ऋचा भागकर उसमें जा बैठी। परिषद भवन के 2 अड्डे पहले ही जब बस को रद्द कर दिया गया तो ऋचा को बहुत गुस्सा आया। दूसरी बस लेने पर उसके 20 पाउंड और ठुक जाएंगे, जबकि वह एक एक पाउंड दांतों से पकड़कर खर्च कर रही थी। अपने को किसी तरह संयत करती हुई ऋचा परिषद भवन में घुसी तो उसका मूड यकायक बदल गया। शायद इस मनहूस इमारत में ही कुछ ऐसा था जो उम्मीदवारों की सकारात्मक सोच को दबोच लेता था। जैसे ही वह निर्धारित कियोस्क पर पहुंची, उसने देखा कि एक जोड़ी नीली निर्दयी आंखें उसे घूर रही थी। ऋचा को लगा कि इस गोरे से कोई आशा रखना बेकार था, किंतु फिर भी वह मुस्कुराती रही। महाशय, आप तो जानते ही हैं कि मेरे पति ने जी तोड़ मेहनत की है। उनका आईक्यू भी अब बढ़कर 5 हो गया है। भोली सी सूरत बनाकर ऋचा अपनी पलकें झपकाती हुई अच्छी अंग्रेजी में बोली। इससे तो यही सिद्ध होता है कि उनका दिमाग इससे अधिक दबाव नहीं झेल सकता। पार्षद ने अपनी नजरें फाइल पर गड़ा लीं। पर महाशय, उनके व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं है और वह बहुत हैंडसम है, और फिर मेरा आईक्यू भी तो 7 है। ऋचा को लगा कि न चाहते हुए भी वह गिड़गिड़ा उठी थी। आप मेरा और अपना दोनों का समय बर्बाद कर रही हैं। आप मुझे अधिक परेशान करेंगी तो मुझे आपके दस्तावेजों पर अविवेकी की मोहर लगानी पड़ेगी। फिर आपको इस इमारत में पांव रखने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। पार्षद ने उसे निर्दयता से झिड़का। महाशय, क्या कोई सूरत नहीं? भयभीत ऋचा ने एक अंतिम प्रयत्न किया। नहीं, यदि कानून में कोई ढील दी गई तो हम आपको सूचित कर देंगे। ऐसे जीवन से तो मर जाना बेहतर। ऋचा की आंखें भर आईं। आत्महत्या परामर्श परिषद अगली इमारत में है, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। इस्पात कवचित पार्षद की शीशे जैसी आंखें ऋचा के पीछे खड़े एक गोरे जोड़े की ओर घूम गईं। ऋचा का समय समाप्त हो गया था। ब्लडी रेसिस्ट! ऋचा ने गाली देकर अपनी भड़ास निकालनी चाहिए, पर उसका सीना जैसे एक चट्टान हो गया था। उसने जल्दी से बाहर आकर खुली हवा में सांस ली तो कुछ राहत मिली। कैसे बेगैरत हो गए हैं ये पार्षद! किसी की भावनाओं से क्या ऐसे खेला जाता है? एक बच्चा पैदा करने के लिए वह भीख मांगती फिर रही है। पैदा उसे करना है, देखभाल उसे करनी है, तो ये कौन होते हैं निर्णय लेने वाले? आत्महत्या के लिए भी उसे इनकी इजाज़त चाहिए। अभी इन सीढ़ियों से गिरकर कोई आत्महत्या कर ले तो क्या कर लेगी परिषद? वेद का जीना हराम कर देगी, और क्या। उसके दूर दूर के रिश्तेदारों के दस्तावेजों में ये बात दर्ज कर दी जाएगी कि ऋचा के दिमाग में खलल था, और अच्छा ही हुआ कि उसे बच्चा पैदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। वैसे भी इन ठिगनी और चौड़ी सीढ़ियों से गिरकर तो किसी की भी हड्डी नहीं टूटेगी। हाल ही में सरकार ने एसिड सुसाइड्स की उम्र घटाकर 75 साल कर दी थी, जो पहले 80 हुआ करती थी। मरने के लिए भी उसे 45 साल इंतजार करना होगा। ओह! अरे ऋचा, तुम अभी तक इस परिषद के चक्कर लगा रही हो। मीना और उसका पति मनोहर बाहर सीढ़ियों पर ही खड़े थे। 1.5 साल पहले उन्हें एक बच्चा पैदा करने की इजाज़त दी गई थी, तो क्या वे एक और बच्चे की तैयारी में हैं? ऋचा ने मन ही मन सोचा कि कुछ लोग कितने भाग्यवान होते हैं। कुछ नहीं मीना, इस बार भी वेद का आईक्यू 5 ही रह गया।
और उन्हें फिर फेल कर दिया गया। 1.5 साल पहले तो परिषद ने मनोहर को 50% अंकों पर ही पास कर दिया था। यू वर लकी। अब औसत बढ़ा दी गई है, ऋचा ने कहा। उन्होंने शायद वेद की चार्मिंग पर्सनैलिटी के नंबर नहीं जोड़े होंगे। जोड़े थे, पर काउंसिल के हिसाब से मैं मामूली शक्ल सूरत की हूं ना। ऋचा ने सोचा कि वेद के सामने मीना को तो शायद वह बस सूरत ही लगती होगी। मनोहर की बहन रीना को तो तुम जानती ही हो। उसकी शक्ल सूरत भी मामूली है, पर उसे तो फट से पास कर दिया गया। भाई, वो एक गोरे की बीवी है जो परिषद में एब्यूचरी है। मनोहर बड़े गर्व के साथ बोला। मैंने सुना है रीना ने लगी लगाई नौकरी छोड़ दी। ऋचा ने बात बढ़ाते हुए पूछा। बेचारी क्या करती? आजकल बच्चों को होमवर्क करवाने के लिए एक फुल टाइम बंदा चाहिए, मनोहर बोला। उसका बेटा विक्रम जरा मैथ्स में पिछड़ गया था, तो स्कूल से मेमो आ गया कि यदि उसका औसत 60% से कम हुआ तो उसे परिवार परिषद अपनी देखरेख में ले लेगी। बच्चे पैदा करने की परमिशन मिल भी जाए तो जिंदगी कौन सी खुशगवार हो जाती है, रिचा। मीना ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। हेनरी की तनख्वाह पर घर चलाना मुश्किल हो रहा है, पर कोई करे तो क्या करे। हाई आईक्यू होते हुए भी रीना घर पर बैठी है, मनोहर ने कहा। खैर, तुम ही बताओ कैसी हो? वेद कहाँ है? सुबह उन्हें दफ्तर में कोई ज़रूरी काम था, कह रहे थे दफ्तर से आधी छुट्टी लेकर मुझे यहीं मिलेंगे। और तुम सुनाओ, तुम यहाँ कैसे? मीना यकायक से ससकने लगी। आलिंगन में लेकर मनोहर उसे चुप कराने लगा। आपको शायद नहीं मालूम, अर्जुन नॉर्मल नहीं हुआ था। पैदा होते ही परिवार परिषद ने उस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी कि इतनी सावधानी के बावजूद ऐसा कैसे हुआ। अनजाने में ऋचा ने उनके जख्म हरे कर दिए थे। हे भगवान! ऋचा की आंखों में भी पानी भर आया। इन दोनों के दुख के सामने उसे अपना दुख कहीं बौना लगा। हमने सोचा था कि हम टेस्ट तो पास कर ही चुके हैं, हमें दूसरे बच्चे की इजाज़त के लिए अधिक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब एक एबनॉर्मल बच्चे के माँ बाप होने के नाते हमें ढेर सारे और टेस्ट कराने होंगे, मनोहर ने बताया। जैसा भी था हमारा अर्जुन, हम पाल लेते। हमें तो वह बिल्कुल एबनॉर्मल नहीं दिखता था। अब तो परिषद हमें बस टाल रही है। मीना फिर से सक उठी। चलो छोड़ो, हमने वादा किया था कि जो हो गया हम उसकी बाबत नहीं सोचेंगे। सॉरी डार्लिंग। एक दूसरे को सांत्वना देते हुए मीना और मनोहर दोनों उदास हो उठे। ये लो, वेद भी आ पहुँचे। चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं, ऋचा ने बात बदलते हुए कहा। लगता है कि सदियों बाद मिले हो। कहाँ रह रहे हो तुम लोग? मीना और मनोहर को देखकर वेद बड़ा खुश हुआ। ऋचा ने वेद को संक्षेप में उनकी कहानी सुनाई। ये सरकार क्या अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है? आज हम अपनी मर्जी से बच्चे नहीं कर सकते, कल ये कहेंगे कि हम कब उठें कब बैठें। यह तानाशाही कब तक चलेगी? वेद गुस्से और बेबसी से बोला। वेद, जरा धीरे से बोल, कोई सुन लेगा तो तुझे यहीं पर धर लिया जाएगा। मनोहर ने इधर उधर देखते हुए कहा। हाँ ऋचा, सुना है सड़कों पर माइक्रोफोन और कैमरे लगे हैं जो सब देखते सुनते हैं, मीना बोली। हमने चाहा था कि मर जाएं, तो वो भी ना हुआ, ऋचा हताश होती हुई बोली। सचमुच बाबा आदम की यह गज़ल कितनी फिट बैठती है आजकल के हमारे हालात पर। सुना दे मीना। मूड नहीं है मीना। आज जब मैंने पार्षद से कहा कि इस जीवन से तो अच्छा है कि आत्महत्या कर ली जाए, तो जानते हो वेद, उसने मुझे क्या जवाब दिया? ऋचा, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई? तुमने पार्षद से कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया? ऋचा के कंधों को झकझोरते हुए वेद ने पूछा। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ या हो जाऊंगी। जानते हो सड़े ब्लडी बास्टर्ड ने मुझे क्या जवाब दिया? उसने कहा कि आत्महत्याएं परामर्श परिषद अगली इमारत में है, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। ऋचा की आंखों के घमंडी आंसू अब भी बहने को तैयार नहीं थे। गुस्से से उसका बदन गैस भरे गुब्बारे की तरह हिल रहा था।
गुड गॉड, अब तक तो उसने आपकी फाइल पर सुसाइडल का नोट लगाकर ऊपर पहुंचा दिया होगा, मनोहर बोला। अब वे तुम्हें बच्चे पैदा करने की इजाज़त हरगिज नहीं देंगे। वैसे भी मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं थी मीना। तुम तो जानती हो कि ट्यूशन के लिए हमने कैसे कैसे बचत की। वेद ने उत्तर रट रट कर दिन रात एक कर दिए और फिर भी उसे फेल कर दिया गया, ऋचा ने निराश होते हुए कहा। तो चिंतित वेद ने उसे आलिंगन में लेकर सांत्वना देने का प्रयास किया। मैंने तो सोचा था कि वेद इतना हैंडसम है कि उसे तो 100% मार्क्स तो यूं ही मिल जाएंगे। शायद ऋचा के मामूली नैन नक्श वेद की अर्जी पर शनि से भारी पड़ गए। ऋचा को याद आया जब उसने वेद के साथ पहली बार चहकते हुए परिवार परिषद भवन में कदम रखा था। उसे विश्वास था कि अधिकारी उन्हें देखते ही फट से बच्चा पैदा करने की इजाज़त दे देंगे। वेद का मनमोहक और कसरती बदन देखकर लोग उसे ठिठक के खड़े देख निहारते रह जाते थे। वह स्वयं भी खूबसूरत न सही लेकिन आकर्षक थी और पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल आती थी। उसे अपने ऊपर गर्व हुआ करता था। परिषद ने उससे ढेर सारे दस्तावेज मांगे, वंशक्रम, शिक्षा, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, पेशा, घर, आमदनी और न जाने क्या क्या। इन दस्तावेजों को भरते हुए उनकी हालत पतली हो गई थी। पहले टेस्ट में वेद का IQ 3 था। ऋचा ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, व्यवसायी वेद को IQ के लिए तैयार किया जा सकता था, किंतु वह तो ट्यूशन के नाम पर ही बिदक गया। ऋचा और वेद की माँ कितनी मुश्किल से वेद को पटरी पर वापस लाई थी। दूसरे टेस्ट में उसका IQ बढ़कर 5 हो गया था, परंतु इस साल परिषद ने औसत और बढ़ा दी थी। सिर्फ 1 नंबर से वह फेल हो गया था। रईस जादों को धड़ाधड़ बच्चे पैदा करने की छूट है, इन्हें तो बस ब्लू ब्लड ही चाहिए, बाकी जाओ जहन्नुम में, मन ही मन मीना सोच रही थी। बीना और मनोहर का अपना आवास एक पॉश इलाके में था, जहाँ के घर अल्ट्रा मॉडर्न थे। घर अपने निवासियों, परिवार के सदस्यों और मित्रों को पहचानते थे। घर के बाहर या अंदर कदम रखते ही बिजली, गैस, पानी आदि स्वयं ही स्विच ऑन ऑफ हो जाते थे। कुकर के पास जाओ तो चूल्हा जलने लगता था और पतीला हटाते ही ऑफ हो जाता था। शाम होते ही पर्दे बंद हो जाते और सुबह खुल जाते। ऋचा के घर में तो वही 20वीं सदी के यंत्र थे जो जोर जोर से ताली बजाने पर काम करते थे। उन्हीं के पड़ोस में बसा मीना का भाई अपनी पोलिश पत्नी के साथ पोलैंड जा बसा था, जहाँ उनके 1 या 2 नहीं पूरे 4 बच्चे थे। ये लोग तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि अपने देश वापस चले जाओ। यही नहीं, यदि कोई वापस जाना चाहे तो वे 1 लाख पाउंड देने को भी तैयार हैं, मीना ने कहा। ऋचा को याद आया कि जब वह गलती से जच्चा बच्चा भवन में पहुंच गई थी तो वहाँ 50 जोड़े चहक रहे थे। जहाज नुमा सोफों में धसी हुई गर्भवती युवतियों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। एक गोरे के अधीन बहुत से अश्वेत कर्मचारी उनकी सेवा को आतुर इधर उधर दौड़ रहे थे। ऋचा को लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। जब वेद और वो माँ बाप बनेंगे तो उनकी भी इतनी खातिर होगी। यकायक उसे लगा कि वे लोग उसे घूर रहे हैं। मैडम, आप शायद गलत जगह आ गई हैं, एक सेवक ने आकर उसे परिषद भवन का रास्ता बताया। सुना है ऋचा, जब बच्चों की संख्या कम हो जाती है तो ये बाकी के आवेदकों को थोड़ी ढील दे देते हैं। तू हिम्मत मत हार। मीना ने सोच में डूबी ऋचा का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहा। जब कभी ये छूट मिलेगी ना मीना, तो हमारी उम्र ज़्यादा ही हो गई होगी। ऋचा जी, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? मनोहर अचकचाता सा बोला। ऋचा ने ना में सिर हिलाया। बच्चा चाहिए तो तुझे तो एकदम टिप टॉप होना पड़ेगा। मनोहर की जगह मीना बोल पड़े। इतना सजने धजने के बावजूद मनोहर मीना को ऋचा खूबसूरत और स्मार्ट नहीं दिख रही थी। शायद इसी प्रघात से ऋचा सीढ़ी पर ही ढेर हो गई। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी न रहेंगे, मीना ने उसके पास ही बैठते हुए कहा। ऋचा जी, अगर आप अपने नाक पर उगा ये मस्सा कटवा दें तो शायद आपकी पर्सनैलिटी के कुछ पॉइंट्स बढ़ जाएं।
ये बस एक आइडिया है, झिझकते हुए मनोहर ने कह तो दिया, पर उसकी उलझन और बढ़ गई। ऋचा ये ठीक कह रहे हैं, हमें तो इसकी आदत है, पर जो तुझे पहली बार देखता है ना, यह मसा, उसके हलक, ये हमें लगता है। हाँ, मीना ने मनोहर की ओर इशारा करते हुए कुछ यूं कहा कि जैसे ये उन दोनों की ही राय थी। ये एक बड़ा खर्चा है मीना, कर भी लूं तो क्या जरूरी है कि हमारे कुछ पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। कहीं वेद और मीना झेप न जाए। ऋचा चुप रही। पॉइंट्स तो वेद के कम थे, उसके मस्से से पॉइंट्स का क्या संबंध। ऋचा जी, प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए सरकार सहायता देती है। अच्छा, फिर तो मैं इस मस्से को हटवाने के बारे में सोच सकती हूँ। नहीं, है मस्सा तो ऋचा के चेहरे का एक अहम फीचर है, मुझे अच्छा लगता है। वेद भी इस बात को और तूल देना नहीं चाहता था। आपकी मर्जी, पर आप चाहे जो भी करना, सुसाइड सेंटर के बारे में कभी भूले से भी न सोचना। मेरे एक दोस्त ने इमोशनल होकर फॉर्म भर दिया था। उसके शरीर पर वे तब तक परीक्षण करते रहे जब तक उसका दिमाग बिल्कुल खराब नहीं हो गया। हाँ ऋचा, उसका शरीर सूख के कांटा हो गया है। कभी हंसता है तो कभी रोता है, और कभी बेसुरी आवाज में गा गा कर पूरे साइकेट्रिक वार्ड की नींद हराम करता है। मीना ने जोड़ा। और आत्महत्या की इजाजत उसे अभी भी नहीं मिली। कहते हैं कि क्यू बहुत लंबी है। मनोहर बोला। क्यू व्यू की बात नहीं है, उन्हें तो मुफ्त में शरीर चाहिए अपनी रिसर्च के लिए। वेद ने कहा। सुनो, मुझे लगता है कि आपके पीछे खड़ा वो आदमी हमारी बातें सुन रहा है। घबराई हुई मीना फुसफुसाई। तुम तो मीना हर एक पर शक करने लगी हो। वेद ने उसे टालते हुए कहा, हालांकि वह भी चौकन्ना हो गया था। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। पहले वह ऊपर की सीढ़ी पर था, अब आपके पीछे है। अपने चेहरे के आगे अखबार फैलाए वह हमारी ही बातें सुन रहा है। चल वेद, हम चलकर बाहर कैफे में बैठते हैं। छुट्टी पर है ना आप दोनों। डरे हुए वे सब कैफे में आ बैठे। न जाने कोई उनके पीछे ही न लगा दिया गया। कुछ भी संभव है। मुझे एक तरकीब सूझी है। वेद फुसफुसाया तो ऋचा ने उसे ऐसे देखा कि अब कौन सी नई बात कहने जा रहा था। वेद जब भी कभी मुंह खोलता तो उससे काम की बात कम ही निकलती। काउंसिल बहुत चालाक है, उसे लोगों के सारे मंसूबों के बारे में पता है। मनोहर ने किंचित मुस्कुराते हुए कुछ यूं कहा जैसे वेद को कोई निराली बात सूझ ही नहीं सकती। हाँ, एक नए नियम के अनुसार यह भी जरूरी हो गया है कि पति पत्नी दोनों ही कंडोम पहनकर संभोग करें। लोग ये नहीं कह सकते कि कंडोम फट गया था और बाई एक्सीडेंट कोई प्रेग्नेंट हो गया। मीना ने भी कुछ यूं कहा कि जैसे उसे पता था कि वेद के दिमाग में क्या तरकीब थी। हाँ, और यदि कोई बाई एक्सीडेंट प्रेग्नेंट हो भी जाए तो 15 हफ्तों के अंदर उसे अपना एबॉर्शन करवाना पड़ेगा। मनोहर ने वेद के अगले सवाल का भी जवाब दे दिया। वेटर चाय लेकर आ गया। सब चुपचाप अपनी अपनी प्लेटों में केक रखने लगे और चाय बनाने लगे। अरे, तुमने आज पेपर्स में देखा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के 3 रिश्वतखोर पार्षद परमिट दिलवाने के चक्कर में पकड़े गए। ऋचा ने बात बदलते हुए कहा। इन्हें तो कोर्ट में ले जाने का भी कोई फायदा नहीं। हम टैक्स पेयर्स के धन से ही वे मुकदमा लड़ेंगे और अपने विशेषाधिकार के बल पर छूट भी जाएंगे। मीना ने झुंझलाते हुए कहा। मेरा दोस्त पीटर कह रहा था कि पार्षद रेसिस पार्षदों से यह सभा भरी पड़ी है। मनोहर ने कहा। क्यों ना हो, ब्रिटिश नेशनल पार्टी के लोग ही तो चला रहे हैं सरकार और परिषद। वेद बोला। तो फिर मिल गया हमें परमिट। ऋचा पूरी तरह हताश हो चुकी थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कैसे कैसे बदसूरत लोग भरे पड़े हैं। उनका आईक्यू क्या हमारे से ज्यादा होगा। उन्हें तो धड़ाधड़ परमिट मिल जाते हैं। मीना ने कहा। प्राइम मिनिस्टर नैश ने कहा तो है कि अब सबके लिए एक ही नियम लागू होगा। वेद बोला। ये बातें सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए हैं। आईक्यू, पैसा और एक बड़ा सा घर होने के बावजूद लोगों को बच्चा करने का हक नहीं है, और इन बदसूरत ब्लू ब्लड वालों को कोई रोक टोक नहीं है। मीना ने कहा।
इनके लिए तो 20% कोटा आरक्षित है, मनोहर ने कहा। सुनो, हमारे पीछे रखे हुए इस बड़े से पौधे में क्या तुम्हें तार दिखाई दे रहे हैं? हो सकता है कि हमारी बात रिकॉर्ड की जा रही हो। डरी हुई मीना इधर उधर देखते हुए बोली। मीना, तुम तो सच्ची में बहुत डरपोक हो। ये क्रिसमस लाइट्स हैं। वैसे भी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, उन्हें क्या समझ आएगा? वो तो तुम समझते हो कि सुरक्षा परिषद में कोई हिंदी नहीं बोलता। मीना ने हाथ मटकाते हुए पूछा तो सब एकाएक चुप हो गए। वहाँ हमारे लोग भरे पड़े हैं। काम करवाने के लिए तो हम इंटेलिजेंट हैं, लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए इन्हें हमारी आईक्यू कम लगती है, ऋचा ने कहा। अच्छा चलो, यहाँ भी कब तक बैठा जा सकता है? लोगों को शक हो सकता है कि इतनी देर से 4 लोग क्या बात कर रहे हैं, वेद ने कहा। थोड़ी देर बस स्टॉप पर बैठकर बात करते हैं, वेद ने सुझाया। वहाँ भी तो कैमरे लगे हैं, ऋचा ने उसकी बात काटते हुए कहा। किसी पब में चलें? शोर शराबे में हमारी बातें किसी को सुनाई ही नहीं देंगी। लंच का समय होने जा रहा है, चलो फिश एंड चिप्स खाते हैं। बियर तो ले ही नहीं पाएंगे, कैलोरीज ज़्यादा हो जाएंगी। ऑर्डर करके देखते हैं। मनोहर का मन बियर पीने का था। क्रेडिट कार्ड रिफ्यूज़ नहीं किया गया, लेकिन वेटर ने उन्हें एक स्लिप पकड़ा दी। उन्हें सावधान किया गया था कि वे बियर, फिश और चिप्स ले सकते थे, इस शर्त पर कि वे सब 1 घंटा दौड़ लगाएंगे अथवा आधा घंटा तैरेंगे। उन सब ने हस्ताक्षर कर दिए। लोगों की सेहत के मामले में परिषद बहुत कठोर थी। सिगरेट, शराब या मोटापे से ग्रस्त मरीजों को अपने इलाज का पूरा खर्चा उठाना पड़ता था। इसके अलावा ट्रेन, बस और हवाई जहाज से यात्रा करने के लिए भाड़ा भी अधिक देना पड़ता था। भोजन ऑर्डर करके वे बाहर लगी बेंचों पर जा बैठे। एक उड़ती सी दृष्टि इधर उधर डालकर उन्हें लगा कि यहाँ बात की जा सकती थी। जब तक उनका दाना पानी आया, आसपास के दफ्तरों से लोग भी लंच के लिए पब में आ बैठे और चर्चा चल पड़ी एक मिस जेड स्मिथ की, जिसने एक विधवा का ढोंग रचकर काउंसिल के स्पर्म बैंक से एक बड़े वैज्ञानिक हेनरी विलियम्स के स्पर्म से गर्भ धारण कर लिया था। हर तरफ शोर मचा था कि काउंसिल के किसी अधिकारी की सहायता के बिना ऐसा होना संभव नहीं था। खैर, जब तक ये बात सामने आई, जेड 5वें महीने के गर्भ से थी और उसका गर्भ गिराना खतरे से खाली नहीं था। इस हालत में उसे कोर्ट में खींचना और भी दंगा फसाद खड़ा कर सकता था। एक दूसरा समूह जैक पेटरसन की बात कर रहा था, जिसने बेहोशी की दवा शराब में पिलाकर करोला लाइल से बलात्कार किया था। करोला ने यह बात 6 महीने तक छिपाए रखी। जब परिषद को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने जैक को हिरासत में ले लिया, किंतु करोला उस पर मुकदमा दायर करने के लिए तैयार न थी। पैदा होते ही करोला के बेटे को परिषद ने अपने कब्जे में ले लिया और एक उदाहरण के तौर पर जैक को रिसर्च सेंटर में कैद कर दिया गया, ताकि अन्य लोग यह न सोचें कि ऐसी ढील से फ़ायदा उठाया जा सकता था। इस अत्याचार का अंत कैसे होगा? ऋचा बोली। अत्याचार? वे तो समझते हैं कि देश की भावी पीढ़ी को परफेक्ट बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और हम जैसे लोग उनके आड़े आ रहे हैं, मीना ने कहा। उनके मैनिफेस्टो में साफ लिखा है कि 2050 तक कोई गरीब नहीं होगा और ना ही कोई बीमार और बेकार। वाओ, व्हाट अबाउट खुशी? और फिर ज़रूरी तो नहीं कि तमाम हिदायतों के बाद बच्चे खूबसूरत, स्वस्थ और ब्रेनी ही होंगे। क्या गारंटी है? रिचा ने कहा। जो बच्चे परफेक्ट नहीं होते, जैसे कि हमारा अर्जुन। मीना फिर से सकने लगी। तभी एक हूवर तरी आई और उनके पैरों के आसपास सफाई करती निकल गई। चुप होकर सबने अपने पांव ऊपर उठा लिए। हो सकता है कि इस छोटे से हूवर में कैमरा और रिकॉर्डिंग मशीन फिट हो। आपने नोट किया, ऋचा जी, की सड़कों पर अब एक भी सफाई कर्मचारी नहीं नजर आता। सारा काम इन रोबोट्स के जरिए हो रहा है, मनोहर बोला। हाँ, शहर के बाहर इन्होंने जो क्यूबिक्स बनाए हैं, वहाँ अक्षम, अपूर्ण और बदसूरत लोगों से रातों रात सफाई करवाई जाती है,
ताकि इनका शहर दिन में परफेक्ट दिखे, रिचा ने बताया। सुना है कि मैनुअल लेबर के लिए भारी और मजबूत बदन वाली एक दब्बू काम पैदा की जाएगी, जिसका दिमाग कमज़ोर होगा, ताकि 24 घंटे इन्हें रगड़ा जा सके। और तुमने स्थानीय अखबार में पढ़ा ही होगा कि लोगों की सहूलियत के लिए परिषद ने कैंसल राइज में एक आत्महत्या सहायता योजना का केंद्र खोला है। हाँ, हाल्सडन के आसपास के इलाकों में जहां आत्महत्या की डिमांड कहीं ज़्यादा है, सुरक्षा परिषद ने 2 नए केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखा है। पूरे लंदन में 3 केंद्र क्या भाड़ झोंकेंगे, जबकि सुरक्षा परिषद चाहती है कि सुसाइडल लोगों को जल्दी से जल्दी सहायता दी जाए। सुना है कि जो लोग कोशिश करके हार जाते हैं या पकड़े जाते हैं, उन्हें क्यू में और भी पीछे धकेल दिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसे लोगों को तो सहायता की और अधिक ज़रूरत है, वेद ने पूछा। वे अपने साधन ऐसे लोगों पर क्यों बर्बाद करेंगे जो अपने निश्चय पर टिके भी नहीं रह सकते। वैसे भी सुरक्षा परिषद डरपोक हिंदुओं को घास नहीं डालती। हम लोग आत्महत्या को पाप जो मानते हैं, रिचा ने बताया। ये केंद्र केवल उन लोगों के लिए हैं जिनकी अर्जी मंजूर हो गई हो। नए आवेदनों के लिए सुरक्षा परिषद के भवन में ही जाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि वापस अपने देश चलें, वेद ने अपना वही पुराना राग छेड़ दिया। सब कुछ बेचकर भी हम इतना पैसा नहीं जुटा पाएंगे कि इंडिया जाकर सेटल हो सकें, मनोहर बोला। रिपैट्रिएशन के लिए भारत सरकार अब हर आदमी को 5 मिलियन मांग रही है। चलो वह भी किसी तरह दे दो, पर फिर एक घर भी तो चाहिए। जानते हो दिल्ली मुंबई में घरों की कीमतें क्या हैं, और वो भी हम जैसे फॉरेन रिटर्न के लिए, मीना ने पूछा। हाँ, यहाँ से जाकर हम किसी ऐसी वैसी जगह तो रह नहीं सकते। एक अच्छी कॉलोनी में एक अच्छा अपार्टमेंट लेकर ठीक ठाक जिंदगी गुजारने के लिए हमारे पास काफ़ी पैसा होना चाहिए, मनोहर बोला। अगर हम चारों मिलकर अपना पैसा पूल करें तो ये संभव हो सकता है, वेद ने कहा। 2 बच्चे पैदा करके हम उन्हें आसानी से पाल पोस भी सकते हैं। रिचा को आशा की एक छोटी सी किरण नजर आई। लेकिन पहले ठीक से सोच लो कि कितने दिन चलेगा हमारा यह भाईचारा। चारों एक दूसरे के कंधों पर 24 घंटे चढ़े रहेंगे तो हमें जो आदत हो गई है एक प्राइवेसी की, वो कैसे निभेगी, मीना ने कहा। मैंने तो सुना है कि भारत सरकार भी इंग्लैंड के तरीके आजमाने की तैयारी में लगी है। लोकसभा में जम के बहस चल रही है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को बच्चे पैदा करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, मनोहर बोला। ठीक ही तो है, बाकी के देशों की पूर्णता की इस दौड़ में कहीं हमारी पीढ़ियां गंवार ही न कहलाएं, वेद ने कहा। यह हिटलर शाही कहाँ जाकर रुकेगी। धरती पर स्वर्ग उतारने चले हैं, जबकि लोगों के दिलों में करोड़ों नरक पल रहे हैं, रिचा ने कहा। एकाएक बाहर खलबली मच गई। कहीं पास से ही नारों की आवाज़ें सुनकर कई लोग बाहर निकल आए। परिषद भवन के सामने ही एक जमघट लगा था। कोई 51 लोग झंडे और पोस्टर्स लिए नारे लगा रहे थे। डाउन विद जॉन नैश। जॉन नैश समाज सुरक्षा परिषद का निदेशक था, जिसने बच्चे पैदा करने और गोद लेने के नियमों को इतना सख्त कर दिया था कि लोग तिलमिला उठे थे। चलिए अब उठते हैं, कहीं किसी को शक हो गया कि हम कोई साजिश कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत मौका है वह भी हाथ से निकल जाएगा, मनोहर बोला। चलो इनके साथ मिलकर हम भी शोर मचाते हैं, कोई तो सुनेगा हमारी आवाज़, रिचा ने कहा। तो बाकी के सब अनिश्चय से उसे देखने लगे। अरे छोड़ो, ये गोरे तो छूट जाएंगे, हम बेकार में धर लिए जाएंगे, मनोहर बोला। रिचा, तुम्हें पता है ना कि विद्याधरन पर पुलिस ने कितने अत्याचार किए। उसने तो बस वेबसाइट के जरिए ही आवाज़ उठाई थी, मीना ने मनोहर का समर्थन करते हुए कहा। मुझे तो लगता है कि बिना हमारे कड़े विरोध के कुछ नहीं होगा और इनकी तानाशाही बद से बदतर होती चली जाएगी, रिचा ने बुझे मन से कहा। वैसे इन गोरों की भी तो दाद देनी चाहिए कि हमारे लिए जोखिम उठा रहे हैं। एक हम हैं कि कायरों से छिपे बैठे हैं।
वेद ने कहा तो ऋचा ने बड़े स्नेह से उसे देखा कि पहली बार उसके पति ने उसका समर्थन किया था। ये केवल गोरे लोग शोर मचाते हैं और बहस करते हैं, पर आखिर में होता वही है जो सरकार चाहती है। मनोहर अपनी बात पर अड़ा रहा। इन गोरों ने ही गांधी जी का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया था और फिर सारा देश उनके पीछे हो लिया था। यह शर्म की बात है कि हम अपनी आवाज़ को तब तक दबाए रखते हैं जब तक कि कोई बड़ी हस्ती आकर उसे नहीं ललकारे। ऋचा ने कहा तो इस बार मीना ने भी सिर हिलाकर उसका समर्थन किया। ये भारत नहीं है और यहाँ हमारी संख्या केवल 2% है, मनोहर ने सबको सावधान करते हुए बताया। वही तो, अगर हम इन थोड़े से गोरों का साथ दें तो इनकी तानाशाही के खिलाफ हम ये जंग जीत सकते हैं। ऋचा अपने को नहीं रोक पा रही थी। एक बार फिर सोच लो, बच्चे के लिए हमारा आवेदन कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। मनोहर ने उन्हें रोकने की आखिरी कोशिश की। तो तुम्हें अब भी आशा है कि हमारे आवेदन उनकी फाइलों में हैं? जिस तरह से परिषद के अधिकारी ने आज मुझे सुसाइड केंद्र का पता बताया, मैं तभी जान गई थी कि हमारे आवेदन पर अब कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो चलो, जिंदगी में अब बचा भी क्या है। मीना ने ऋचा का हाथ पकड़ लिया और वे चल दी। मनोहर और वेद भी उनके पीछे हो लिए। जल्दी ही उनके हाथों में भी झंडे और पोस्टर्स पकड़ा दिए गए। भीड़ की आवाज में एक नया जोश लक्षित था। जल्दी ही पुलिस आ पहुंची। अपनी गाड़ियों में बैठे बैठे ही उन्होंने पिचकारियों से प्रतिवादियों पर अश्रु गैस की बौछार कर दी। आंखें मिचमिचाते हुए लोगों को खदेड़कर पुलिस वैन में बिठा दिया गया। जलती हुई आंखों से जब कुछ साफ दिखने लगा तो इन चारों ने देखा कि इनके अलावा सिर्फ एक अफ्रीकन औरत ही थी जिसे गिरफ्तार किया गया था। उसे मुस्कुराते हुए देख वे चारों भी मुस्कुराने लगे। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।